अस्सलामु अलैकुम बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास एएस फिजिक्स 9702। आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है सुपरपोजिशन। क्या होता है सुपरपोजिशन? भाई देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। सुपरपोजिशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, द ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स व्हेन दे अराइव एट अ सेम पॉइंट। क्या मतलब हुआ? मैं समझाता हूँ। ये देखो, ये तस्वीर दिख रही है। इस तस्वीर में तुम्हें क्या दिख रहा है? पानी दिख रहा होगा। पानी के अंदर दो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रेड कलर का, एक येलो कलर का। ये दो क्या हैं? ये दो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये क्या कर रहे हैं? ये पानी में छप 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 वाइब्रेट कर रहे हैं। और जब ये पानी में वाइब्रेट कर रहे हैं तो पानी में क्या पैदा हो रही है? पानी में छोटी 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 रिपल्स पैदा हो रही हैं, वेव्स पैदा हो रही हैं। रेड वाले में से भी वेव्स निकल रही हैं, येलो वाले में से भी वेव्स निकल रही है। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये वेव्स एक दूसरे से मीट कर रही हैं, एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे से इंटरफेयर कर रही हैं? कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। अबे तो इसी को तो सुपरपोजिशन कहते हैं। क्या होती है सुपरपोजिशन? दो वेव्स का मिल जाना। दो वेव्स का मिल जाना, ओवरलैप हो जाना, मिक्सअप हो जाना, सुपरपोजिशन होता है। दैट्स इट। देखो नीचे लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ है पिक्चर शोज टू पॉइंट सोर्सेस प्रोड्यूसिंग सर्कुलर वेव फ्रंट्स इन वाटर व्हिच ओवरलैप व्हेन दे मिक्स अप। दो वेव्स थी, मिक्सअप हो गई। इनके मिक्सअप हो जाने को, ओवरलैप कर जाने को, इंटरफेयर कर जाने को ही तो सुपरपोजिशन बोलते हैं भाई साहब। दैट्स इट। तो क्या होता है सुपरपोजिशन? फिर से बताओ। ओवरलैपिंग ऑफ टू और मोर वेव्स। जरूरी थोड़ी है दो ही वेव्स की ओवरलैपिंग हो, दो से ज्यादा वेव्स की भी ओवरलैपिंग हो सकती है। व्हेन दे अराइव एट द सेम पॉइंट, जब वेव सेम पॉइंट पे पहुंचेंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। ओवरलैप होने को ही आप सुपरपोजिशन कहते हैं। अच्छा, अब सुनो मजे की बात। पेपर में सुपरपोजिशन की डेफिनेशन नहीं आती। पेपर में सुपरपोजिशन की डेफिनेशन नहीं आती बच्चों। पेपर में डेफिनेशन आती है इसकी। क्या है ये? पढ़ो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन पेपर में आती है। पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। लिखा हुआ है व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ओवरलैप करती हैं, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब क्या है भाई? जब दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो रिजल्टेंट बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव। क्या मतलब है इस बात का? अभी समझाता हूँ, 1 मिनट में समझ आ जाएगा। इस पिक्चर को देखते हैं पहले तो। ये पिक्चर एक्चुअली एक वेव, ये एक्चुअली दो वेव्स के 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स। सबसे पहले तो मुझे बताओ, स्टेप नंबर 1 में तुम क्या देख रहे हो? एक रस्सी है। रस्सी के अंदर तुम्हें कितनी वेव्स दिखाई दे रही हैं? हाउ मेनी वेव्स डू यू सी इन द रस्सी, इन द स्ट्रिंग, इन द रोप? हाउ मेनी वेव्स डू यू सी? यू आर सीइंग 2 वेव्स। एक वेव जो कि थोड़ी बड़ी है, फर्ज करो इसका एम्पलीट्यूड है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, फर्ज करो इसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर। और एक और वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर। सो हाउ मेनी वेव्स आर देयर? 2 वेव्स। क्या ये 2 वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं? यस। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ये एक दूसरे से मिक्सअप हो जाए? यस। क्या पिक्चर नंबर 2 में ये मिक्सअप हो गई? नहीं सर, पिक्चर नंबर 2 में ये मिक्सअप नहीं हुई है। पिक्चर नंबर 2 में ये काफी करीब आ गई। तो बताओ ये मिक्सअप कहाँ हुई है, ये ओवरलैप कहाँ हुई है? सर ये ओवरलैप हुई है पिक्चर नंबर 3 में। ओह, पिक्चर नंबर 3 में ये ओवरलैप हो गई। सो यू मीन टू से एक वेव का एम्पलीट्यूड था 1 सेंटीमीटर, एक वेव का एम्पलीट्यूड था 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मिलकर कितना हो गया? मिलकर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है 2 + 1 = 3 सेंटीमीटर, है ना? वॉट इज हैपनिंग इन पिक्चर नंबर 4? पिक्चर नंबर 4 में क्या हो रहा है जरा देखकर बताओगे? सर पिक्चर नंबर 4 में ये ओवरलैप हुई थी, अब ये वापस सेपरेट हो गई। जो वेव लेफ्ट पे जा रही थी वो अब लेफ्ट पे जा रही है, जो बड़ी वाली राइट पे जा रही थी वो राइट पे जा रही है। और पिक्चर नंबर 5 पर क्या हुआ? पिक्चर नंबर 5 में और दूर हो गई। तो आसान तरीन अल्फाज में बताओ, ओवरलैपिंग कौन सी पिक्चर में हुई है? ओवरलैपिंग कौन से स्टेप में हुई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओवरलैपिंग कहाँ हुई है? सुपरपोजिशन कहाँ हुई है? जल्दी बताओ, कौन सी पिक्चर में सुपरपोजिशन हुई है? यस, थर्ड पिक्चर में सुपरपोजिशन हुई है।
अच्छा, सुपरपोजिशन तो हो गई, ओवरलैपिंग तो हो गई। अब बताओ मजे की बात। एक वेव का एम्पलीट्यूड था 2 सेंटीमीटर, एक वेव का एम्पलीट्यूड था 1 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताना। रिजल्टेंट क्या है? सम है ना दोनों का। अंग्रेजी में इस बात को कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे सर व्हेन टू वेव्स ओवरलैप द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव। हो गया। बस ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोला मैंने? फिर से बोल रहा हूं, सुनो। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द sum of what? Resultant displacement is the sum of individual displacements of each wave, है ना? When two waves superpose, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सुना रहा हूं, फिर से सुनो। When two waves superpose, the resultant displacement is the sum of individual displacements of each wave. बस ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, बात खत्म, दैट्स इट। एक और देखो, ये वाली पिक्चर देखना जरा। ये वाली पिक्चर देखो। इस पिक्चर में फिर से देखो, 1 2 3 4 5। इस पिक्चर को देखकर बताओ सुपरपोजिशन ओवरलैपिंग कौन सी पिक्चर में हुई है? यस, ओवरलैपिंग हुई है थर्ड पिक्चर में। अब आओ इसको समझते हैं। फर्स्ट करो, इस वेव का एम्पलीट्यूड है 1 सेंटीमीटर और इस वेव का एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है -2 सेंटीमीटर। सर माइनस क्यों बोल रहे हैं आप बेटा? ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मीन पोजीशन से ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो मीन पोजीशन से नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। बात समझ आ रही है? अब जब इनकी ओवरलैपिंग हुई है यहां पर, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? सर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट तो आप कह रहे थे इट इज द सम, तो सम करना पड़ेगा। हाँ तो कर दो सम। ये देखो, एक है 1 सेंटीमीटर प्लस दूसरा कौन सा? -2 सेंटीमीटर। तो 1 और -2 को प्लस करोगे, जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा -1 सेंटीमीटर। तो तुम देखो, तुम्हारी जो वेव बन रही है वो नेगेटिव साइड पे बन रही है, नीचे की तरफ बन रही है। तो क्या बोलोगे? यहां पे भी वही बोलोगे, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ ईच वेव। इतना आसान। तो अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ आ गया तो एक थम्स अप दे दो भाई। दैट्स इट। अच्छा ये देखो, एक बार प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन भी पढ़ लो, क्या लिखा हुआ। व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स ओवरलैप करती हैं, the resultant displacement is the sum of individual displacements of each of the waves. अब ये पढ़ने के बाद, ये समझने के बाद एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द वेव्स ऑन सुपरपोजिशन reinforced each other and produced a wave of larger displacement. This is called constructive interference. सर ये क्या होता है? अभी आप सुपरपोजिशन पढ़ा रहे थे, ये सुपरपोजिशन पढ़ाते पढ़ाते ये इंटरफेरेंस कहां से आ गया? समझाता हूं बच्चों। देखो यहां पर क्या हुआ, इस पिक्चर में देखकर बताओ। इस पिक्चर में दो वेव्स थी, इधर उधर से आ रही थी, एक दूसरे से ओवरलैप हुई, सुपरपोजिशन हुआ। सुपरपोजिशन के नतीजे में इन्होंने मिलकर एक बड़ी वेव बना ली। तो अब सुनो, अगर कभी भी दो वेव्स मिलकर एक बड़ी वेव बना लें, रिपीट कर रहा हूं, अगर दो वेव्स मिलकर एक बड़ी वेव बना लें, इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दो वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर ही तो कर रही हैं। और कंस्ट्रक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ने मिलकर एक बड़ी वेव बना ली। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्ट कर ली, बड़ी वेव बना ली। तो सर उस वाली को क्या बोलेंगे? यहां तो दोनों ने मिलकर बड़ी वेव नहीं बनाई, यहां तो उल्टा दोनों ने मिलकर छोटी वेव बना ली, है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे?
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखा हुआ है हेयर, द वेव्स ऑन सुपरपोजिशन कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए नतीजे में जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है। और ऐसी सुपरपोजिशन को क्या कहेंगे आप? ऐसी सुपरपोजिशन को आप कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहेंगे बच्चों? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। बात समझ आ रही है? ये सीन है भाई। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जरा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ आ गया तो बता दो भाई, थम्स अप दे दो। क्या कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आएगी? नहीं। और अगर आ भी गई, लेट्स से अगर आ गई, तो क्या लिखोगे? व्हेन टू वेव्स सुपरपोज and make a wave of larger amplitude, that's constructive interference. When two waves superpose, they make a wave of smaller amplitude, that's destructive interference. Chill scenes. अच्छा, ये नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, एक ये नोट बस ऐसे ही आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एंड इट्स टाइप्स, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, आर द आउटकम्स ऑफ सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन के नतीजे में होती है। लिखा हुआ है दीज टॉपिक्स विल बी एक्सप्लोर्ड लेटर, लेकिन हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिटेल में बात करेंगे जरा आगे। उन पर हम आगे बात करेंगे। अभी हम किस पर बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पर। इस प्यारे से कॉन्सेप्ट का नाम है स्टेशनरी वेव। क्या होती है स्टेशनरी वेव? पहले तो आज हमें स्टेशनरी वेव को समझना होगा। व्हाट इज स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये पढ़ाने का बहुत ही एक बोरिंग तरीका है। मैं आपको स्टेशनरी वेव पढ़ाऊंगा एक बहुत ही मजे के तरीके में कि आपको मजा आ जाए। ये देखिए, ये हटा देते हैं। हम आपको पढ़ाएंगे स्टेशनरी वेव एक मुख्तलिफ अंदाज में। देखिएगा भाई, रेडी रहें। ऑल राइट, अब आपको यहाँ पर बेटा एक पिक्चर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आपने इस पिक्चर को ऑब्जर्व भी करना है और मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। क्या आप सारे बच्चों को यहाँ पे एक ब्लू कलर की वेव दिखाई दे रही है? इस ब्लू कलर की वेव को देखें और देखकर बताएं ये वेव कहाँ जा रही है। ऑप्शंस दे देता हूँ, ये वेव लेफ्ट पे जा रही है या राइट पे जा रही है? वेयर इज द ब्लू वेव गोइंग? यस, द ब्लू वेव इज गोइंग टू द राइट। परफेक्ट परफेक्ट। अब बताएं ग्रीन वाली वेव कहाँ जा रही है? ग्रीन वाली वेव जा रही है लेफ्ट पे। अच्छा, ब्लू वेव और ग्रीन वेव में कोई सिमिलैरिटी है? कोई सिमिलैरिटी है? एम्पलीट्यूड बताएं, एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है? ब्लू का ज्यादा है, ग्रीन का ज्यादा है, या दोनों का सेम है? एम्पलीट्यूड सेम है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बताएं, फ्रीक्वेंसी सेम है डिफरेंट है? फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ग्रेट। अच्छा, स्पीड भी सेम है मेरे ख्याल से, स्पीड भी देखने में बिल्कुल सेम है। जितनी स्पीड से ब्लू वाली राइट पर जा रही है, उतनी ही स्पीड से ग्रीन वाली लेफ्ट पे जा रही है। तो एक काम करते हैं, पहले तो ब्लू वेव और ग्रीन वेव का डेटा कलेक्ट करते हैं। ब्लू वेव और ग्रीन वेव के बारे में सुनते जाएं। ब्लू वेव और ग्रीन वेव का एम्पलीट्यूड चेक, सेम है। ब्लू वेव और ग्रीन वेव की फ्रीक्वेंसी चेक, सेम है। ब्लू वेव और ग्रीन वेव की स्पीड चेक, सेम है। ब्लू वेव और ग्रीन वेव की डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसी है दोनों की? दोनों की डायरेक्शन है ऑपोजिट। ऑपोजिट। ब्लू वाली वेव जा रही है राइट पर, ग्रीन वाली वेव जा रही है लेफ्ट पर। सो द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। अब मुझे एक बात बताएं, जब ब्लू वेव्स और ग्रीन वेव्स सुपर पोजिशन कर रही हैं, आपको पता है सुपर पोजिशन के नतीजे में, सुपर पोजिशन के रिजल्ट में ये एक रेड वेव बना रही हैं। अब तुम मुझे जवाब दो जल्दी से, रेड वेव कहाँ जा रही है? लेफ्ट पे जा रही है या राइट पे जा रही है?
वेयर इज द रेड वेव गोइंग? आपने कहा ब्लू राइट पर जा रही है, मान लिया। आपने कहा ग्रीन लेफ्ट पर जा रही है, मान लिया। रेड वाली कहाँ जा रही है? जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कहाँ जा रहा है? यस, दैट्स राइट। रेड वाली वेव ना लेफ्ट पर जा रही है ना राइट पर जा रही है, वो बस अपनी ही जगह पर खड़ी है और अप एंड डाउन हो रही है, अप एंड डाउन ऐसे, है ना। रेड वाली वेव ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, बस अपनी जगह खड़ी है। तो तुम मुझे बताओ यार, एक ऐसी वेव जो ट्रैवल ही नहीं कर रही, जो ट्रैवल नहीं कर रही, जो बस अपनी जगह खड़ी है, क्या बोलूं मैं ऐसी वेव को? खड़ी हुई वेव है, स्टैंडिंग वेव। ये एक और वर्ड है, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी का मतलब एक ऐसी वेव जो ट्रैवल ही नहीं कर रही, जो मोशन ही नहीं कर रही, अपनी जगह खड़ी है बस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टेशनरी वेव क्या होती है, क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर स्टेशनरी वेव एक ऐसी वेव होती है जो ट्रैवल नहीं करती। उस वेव की जो पूरी प्रोफाइल है, मतलब वो वेव की जो शक्ल है, वो ना राइट पर जाती दिखेगी ना लेफ्ट पर जाती दिखेगी। ये वेव ट्रैवल ही नहीं करती सर, ये बस अपनी जगह खड़े खड़े वाइब्रेट होती रहती है। तो एक ऐसी वेव जो बड़ी काहिल है, बड़ी आलसी है, मूव ही नहीं कर रही, है ना, लेजी, क्या क्या कहेंगे ऐसी वेव को? ऐसी वेव को हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। अब मेरा एक सवाल है, स्टेशनरी वेव तो चले सर समझ आ गया, स्टेशनरी वेव एक ऐसी वेव होती है जो ट्रैवल नहीं करती, मान लिया, बेहतरीन, हटो बचो। सर स्टेशनरी वेव बनी कैसे? तुम बताओ कैसे बनी, कैसे बनी? स्टेशनरी वेव बनी है सुपर पोजिशन से। किससे? सुपर पोजिशन से। कौन सी वेव्स का सुपर पोजिशन? ब्लू वाली वेव और रेड वाली वेव। बताओ क्या ब्लू वेव और रेड वेव भी स्टेशनरी वेव्स हैं या ट्रैवलिंग वेव्स हैं? जल्दी से बताओ। ब्लू वाली और रेड वाली वेव पे कमेंट करो, ब्लू वाली वेव और रेड वाली वेव कैसी वेव्स हैं? आर दे स्टेशनरी वेव्स और आर दे ट्रैवलिंग वेव्स? यस, ब्लू वेव और ग्रीन वाली वेव ट्रैवलिंग वेव। अब सुनो भाई, एग्जामिनर क्या कहता है। ऐसी वेव्स जो ट्रैवल करती है ना, एग्जामिनर उन्हें या तो ट्रैवलिंग वेव बोलता है या तो प्रोग्रेसिव वेव बोलता है। क्या बोलता है एग्जामिनर? एग्जामिनर बोलता है ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना मेरी बात। ब्लू वाली वेव जा रही है राइट पर, ग्रीन वाली वेव जा रही है लेफ्ट पर। ब्लू वाली वेव क्या कर रही है, ग्रीन वाली वेव क्या कर रही है? दोनों ट्रैवल कर रही हैं। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। और ऐसी ट्रैवलिंग वेव्स, ऐसी प्रोग्रेसिव वेव्स जब सुपर पोजिशन करती हैं तो नतीजे में क्या बनाती हैं? नतीजे में वो बनाती है स्टेशनरी वेव। तो अगर तुमसे कोई पूछे, अगर 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 तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज अ स्टेशनरी वेव, आप बोलेंगे स्टेशनरी वेव इज अ वेव विच डज नॉट मूव, विच डज नॉट ट्रैवल, विच डज नॉट प्रोग्रेस। फिर मैं तुमसे पूछूंगा बनी कैसे, कैसे बनी स्टेशनरी वेव? तुम बोलोगे सर स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स। दो प्रोग्रेसिव वेव्स के सुपरपोजिशन से बनी है, ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसी वेव्स के सुपरपोजिशन से जो वेव नतीजे में आई है, वेव नतीजे में बनी है, हम उसे कह रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव। थम्स अप दे दो अगर, ओ सॉरी, ट्रैवलिंग, ओ सॉरी, स्टेशनरी वेव। पूरे दिन पढ़ा पढ़ा के ये हाल हो गया। फिर से बता रहा हूं, ऐसी वेव जो दो प्रोग्रेसिव वेव से बनी है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसी सूरत में जो वेव नतीजे में आई है, आपने क्या नाम रख दिया उसका? आपने नाम रख दिया उसका स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे बच्चों को? क्या बात। आओ मैं तुम्हें स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन याद दिलाऊं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होती है स्टेशनरी वेव? स्टेशनरी वेव मेरे बच्चों ऐसी वेव होती है जो सुपरपोजिशन से बनी है। किसका सुपरपोजिशन?
लिखा हुआ है सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, बट ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। स्टेशनरी वेव की ये जो फॉर्मेशन है, ये जो प्रोडक्शन है, कि ये बनी कैसे, ये पेपर में एग्जामिनर पूछता है। और मैं चाहता हूं मेरे हर बच्चे को ये आता हो, ये पता हो। चल सीन है बच्चों, मजा आ गया। स्टेशनरी वेव क्लियर हो गई। अब देखिए स्टेशनरी वेव की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो मैंने आपको बताई ही नहीं। स्टेशनरी वेव का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, दीज वेव्स डू नॉट ट्रैवल, ये वेव्स सॉरी दीज वेव्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। हाँ, ट्रैवल तो नहीं करती ना, स्टेशनरी वेव में तो ट्रैवल कैसे करेगी। लिखा हुआ है दीज वेव्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। अब खुद बताओ यार, एक वेव ट्रैवल ही नहीं करती, प्रोग्रेस ही नहीं करती, तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे करेगी। सर लेकिन शुरू में तो आपने बताया था वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं, वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। हाँ मैंने कहा था, लेकिन वो बेटा प्रोग्रेसिव वेव्स है। स्टेशनरी वेव तो बेटा एनर्जी को ट्रेवल कैसे करवाएगी, कैसे ट्रांसफर करेगी, ये वेव खुद आगे ही नहीं जा रही। ये तो वही वाली बात हो गई, गाड़ी खड़ी है तो मैं कैसे आगे ट्रैवल करूंगा अगर मेरी गाड़ी नहीं चल रही। गाड़ी अपनी जगह खड़ी है, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ उसमें बैठकर, नहीं। तो एनर्जी भी स्टेशनरी वेव में बैठ के ट्रैवल नहीं कर सकती, स्टेशनरी वेव आगे ही नहीं बढ़ती। स्टेशनरी वेव अपनी जगह खड़े खड़े जिक चिक जिक चिक 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 क्या कर रही होती है, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रही होती है। बात पल्ले पड़ रही है। तो अगर तुमसे पूछा जाए एनर्जी कौन सी वेव में ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है मेरे चुन्ने मुन्नो प्रोग्रेसिव वेव में। प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है, स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। समझ आ रही है बात। ये है बस, इतनी सी बात थी। अब नीचे लिखा हुआ भी है, द वेव प्रोफाइल डज नॉट ट्रैवल बट सीम टू वाइब्रेट अप एंड डाउन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। यही वाली बात, वेव प्रोफाइल ट्रैवल ही नहीं करती, बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करती हुई दिखती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, अच्छा ये नोड और एंटी नोड वाली बात अभी नहीं बता रहा, ये तो भाई बुरी बात। अब रुक जाए एक मिनट, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज करने दें, गूगल पे एक चीज सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट बच्चों, अब तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे एक वेव दिखाई दे रही होगी, दे रही है नहीं दे रही, जल्दी बताओ। इस वेव को देख के सिर्फ इतना बता दो, ये प्रोग्रेसिव वेव है या स्टेशनरी वेव है। इज दैट अ प्रोग्रेसिव वेव और अ स्टेशनरी वेव। अगर ये लेफ्ट या राइट ट्रैवल कर रही है तो ये प्रोग्रेसिव है, अगर ये लेफ्ट या राइट ट्रैवल नहीं कर रही तो ये स्टेशनरी है। तो जल्दी से बता दो ये कौन सी वेव है। यस, ये है स्टेशनरी वेव। अब मुझे एक बात का जवाब दो, इस स्टेशनरी वेव में एक कोने से दूसरे कोने तक कितने पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। अच्छा अब यहां पर बच्चा, एक मिनट, इससे पहले कि तुम जवाब देने की सोचो, एक मिनट रुक जाओ भाई, पहले मुझे अपना सवाल मुकम्मल करने दो। मैं कह रहा हूं एक कोने से दूसरे कोने तक कितने पॉइंट्स हैं। अब यहां रुकने वाली बात है, एक मिनट रुक जाओ, सुनो मेरी बात। यहां पर कितने पॉइंट्स हैं का मतलब क्या है, अभी मुझे समझाने दो, अभी बात पूरी नहीं हुई है, एक मिनट रुको। ये देखो, ये मैंने लिया स्क्रीनशॉट, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ लिख कर दिखा रहा हूं। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा इस वेव में कितने पॉइंट्स हैं, इस कोने से लेकर इस कोने तक, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर। तुम पता है क्या बोलोगे, मैं बताता हूँ। देखो इस वेव में कितने सारे पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स बनाने जा रहा हूँ। बेटा अगर मैं इस वेव में पॉइंट बनाना शुरू करूँ ना, अगर मैंने बड़े बड़े पॉइंट्स बनाए तो कम बनेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए तो ज्यादा बनेंगे। इस वेव में कितने पॉइंट्स हैं पता है, इस वेव में मेरे बच्चों इनफिनिट पॉइंट्स हैं। एक कोने से दूसरे कोने तक, ए से लेके बी तक कितने पॉइंट्स हैं। सवाल पूछा ए से लेके बी तक कितने पॉइंट्स हैं, जवाब आया ए से लेके बी तक इनफिनिट पॉइंट्स हैं, इनफिनिट। भाई मैं तो जितने भी पॉइंट्स बना दूं यार, बड़े बड़े बनाऊंगा कम बनेंगे, छोटे छोटे बनाऊंगा ज्यादा बनेंगे, लेकिन ए से बी पॉइंट्स कितने हैं, ए से बी है इनफिनिट पॉइंट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस वेव, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस वेव, इस वेव पर कितने पॉइंट्स हैं, तो बोलोगे सर इस वेव पर तो इनफिनिट पॉइंट्स हैं, ए से लेके बी तक वी कैन मेक मल्टीपल इनफिनिट पॉइंट्स। बात समझ आ गई। अब सुनो, अब आ रहा है मेरा असल सवाल। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई एम आस्किंग माई क्वेश्चन अगेन। ये देखो, ये फिर से आ गई तुम्हारे सामने वही वाली स्टेशनरी वेव। माई क्वेश्चन स्टैंड्स स्टिल। अब बताओ भाई, इस वेव में
कितने पॉइंट्स हैं। आप बोलेंगे सर इसमें तो इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, समझ आ गई। अब आ रहा है असल सवाल। अब आ रहा है असल सवाल। क्या इन इन्फिनिट पॉइंट्स में से कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो मूव ही नहीं कर रहे, जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे? आर देयर एनी सच पॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, बस अपनी जगह रुके में? यस। आप बताएं, क्या वो पॉइंट्स आप गिन सकते हैं यहां पे कितने ऐसे पॉइंट्स? इस वक्त कितने पॉइंट्स हैं ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे? ओ यस, यहां तो सर 5 पॉइंट्स हैं। तो सुनो, अब आ रही है सबसे ज्यादा खतरनाक बात। एक स्टेशनरी वेव में कितने पॉइंट्स होते हैं? सर स्टेशनरी वेव में इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं। क्या स्टेशनरी वेव में ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते? लीस्ट इंटरेस्टेड पॉइंट्स, नॉन चलांट पॉइंट्स, जिनको गर्ज ही नहीं है, अबे तुम लोग भाड़ में जाओ, मैं तो मूव ही नहीं करूंगा, मैं तो रेस्ट पर रहूंगा। ऐसे पॉइंट जो मूव नहीं करते, ठीक है, जो बिल्कुल भी ना कोई IDGAF है ना, फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मूव ही नहीं करते, हम तो ऐसी की तैसी। ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं मेरे बच्चों नोड्स। क्या कहते हैं ऐसे पॉइंट्स को? नोड्स, NODES। अगर आपसे कोई पूछ ले सर ये नोड्स क्या होता है, आप बोलेंगे नोड्स ऐसे पॉइंट होते हैं किसी भी स्टेशनरी वेव पे जो मूव ही नहीं करते, मीन पोजीशन पे रहते हैं, पड़े रहते हैं। इन पॉइंट्स के इधर वाले सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, इनके इधर वाले सारे पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ये कमबख्त मूव नहीं कर रहे। इनकी जिंदगी में काल पड़ा हुआ है, इनको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनकी जिंदगी बेरंग है, बदरंगी जिंदगी है, कोई शौक ही नहीं है इन्हें। ये पड़े हुए मीन पोजीशन पे, हाँ 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 भाई हम ठीक है मीन पोजीशन पे, सही है भाई। अब देखो ना, मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये देखो, ये देखो मैंने ये दोबारा से स्क्रीनशॉट ले ली। अच्छा, इस स्क्रीनशॉट में एक प्रॉब्लम है। इस स्क्रीनशॉट में वेव्स के जो लाल वाले पॉइंट्स हैं, यानी जो नोड्स हैं, वो तो मूव नहीं कर रहे, लेकिन जो उनके अलावा पॉइंट्स हैं उनका भी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। तो मैं इस स्क्रीनशॉट को डिलीट कर रहा हूँ। जरा सही से स्क्रीनशॉट लेते हैं ना। अब अच्छा है स्क्रीनशॉट, ये अच्छा है। अब सुनो भाई, मैं फिर से सवाल कर रहा हूं, इस वेव में कितने पॉइंट्स हैं? आपने बोला सर इस वेव में इनफिनिट पॉइंट्स हैं। फिर मैंने पूछा क्या इस वेव में ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे? आपने बोला यस सर, ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। और मैंने पूछा कितने हैं, तो आपने कहा सर ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। मैंने कहा इन पॉइंट्स को क्या नाम देते हैं? इन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स। सो हाउ मेनी नोड्स आर यू सीइंग एट द मोमेंट? यू आर लुकिंग एट 5 नोड्स। अब मुझे एक बात बताओ, हम किसी भी एक नोड को इस वक्त स्टडी करेंगे, बाकियों को छोड़ दो। वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन एनी वन नोड। सर किसकी किसकी बात करें? 1 2 3 4 5 में से आप बताएं चैट पे, किस नोड की बात करें? किसी एक नोड को बस वो पकड़ लो, बस पॉइंट ऑफ फोकस बना लो। चले मैं अपनी मर्जी से कर लेता हूं बेटा, हम बात करेंगे नोड नंबर 2 की। नोड नंबर 2 पर आ जाओ भाई। अब बताओ नोड नंबर 2 के राइट साइड पर कितने पॉइंट्स हैं? राइट साइड पर कितने पॉइंट्स हैं नोड नंबर 2 के? सर नोड नंबर 2 के राइट साइड पर कितने पॉइंट्स हैं का क्या मतलब है? इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। नोड नंबर 2 के राइट साइड पर आप जितने भी बना लें, ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सारे बना लिए। नोड नंबर 2 के राइट साइड पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने तो सिर्फ 10 बनाए, आप इन्फिनिट बना लें। बड़े बड़े बनाएंगे कम बनेंगे, छोटे छोटे बनाएंगे ज्यादा बनेंगे, लेकिन इन्फिनिट पॉइंट्स हैं। गुड। अब बताओ नोड नंबर 2 के लेफ्ट पे कितने पॉइंट्स हैं? लेफ्ट पे, सर ये भी कैसा जवाब है, लेफ्ट पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने बना लो यार। नोड नंबर 2 के राइट पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नोड नंबर 2 के लेफ्ट पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नोड नंबर 2 का क्या कर रहा है? नोड ये क्या कर रहा है? सर ये तो नोड है ना, रेस्ट पर है, मीन पोजीशन पर है, हिल ही नहीं रहा, वाइब्रेट ही नहीं हो रहा, मूव ही नहीं हो रहा। नोड नंबर 2 तो मूव नहीं हो रहा, लेकिन नोड नंबर 2 के राइट वाले पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? आप बोलेंगे हाँ सर ये अच्छा सवाल है। नोड नंबर 2 के राइट पे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे इस वक्त अपनी मीन पोजीशन से ऊपर गए हैं।
ये सारे अपनी मीन पोजीशन से कहाँ गए हुए? ऊपर गए हुए। और नोड नंबर 2 के लेफ्ट पे जो पॉइंट्स है वो कहाँ गए हुए? सर ये सारे पॉइंट्स मीन पोजीशन से नीचे गए हुए सर, है ना? तो इससे हमने एक बात सीखी। हमने ये सीखा कि किसी भी नोड के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, नोड के अलावा, वो सब मूव कर रहे होते हैं। नोड के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब मूव कर रहे होते हैं। ये बात समझ आ गई? स्टेशनरी वेव पे कौन से पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे होते, पहले तो ये बताओ, जल्दी से बताओ। स्टेशनरी वेव पे कौन से पॉइंट्स मूव नहीं कर रहे होते? क्या नाम है उनका? आप बोलेंगे स्टेशनरी वेव पे जो पॉइंट्स मूव नहीं करते हम उन्हें नोड कहते हैं, है ना? स्टेशनरी वेव पे जो पॉइंट्स मूव नहीं करते हम उन्हें नोड कहते हैं। अब मैं पूछूंगा स्टेशनरी वेव पे कौन से पॉइंट्स मूव करते हैं, तो तुम पता है क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, नोड्स के अलावा जितने हैं, सब मूव करते हैं। नोड्स के अलावा जितने हैं, जितने हैं सब मूव करते हैं। यस, परफेक्ट। तो नोड्स के अलावा जितने पॉइंट है सब मूव करते हैं, है ना? ये बात समझ आई? अब आ रहा है मेरा अगला सवाल। नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब कहाँ गए हैं? सर ये कैसा सवाल है? नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब कहाँ गए हैं? ऊपर गए हैं और कहाँ गए हैं? ऊपर गए हैं ना, सब एक साथ ऊपर गए हैं। हाँ, और सब नीचे भी आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। हाँ, तो सुनो ना, अब यही तो बताना चाह रहा हूँ। नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। ऐसे पॉइंट्स जो एक साथ मूव करते हैं, एक जैसा सिंक्रोनाइजेशन में मूव करते हैं, बिल्कुल डांस स्टेप की तरह सब एक साथ मूव कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स कहलाते हैं इन फेज। ये सारे पॉइंट्स इन फेज है बेटा। नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब इन फेज हैं। सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। तो ऑल द पॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन नोड नंबर 2 एंड नोड नंबर 3 आर इन फेज। सर इस तरह तो नोड नंबर 1 और 2 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो भी इन फेज हैं। आप कह रहे हैं ये सारे एक साथ ऊपर गए हुए, तो वो सारे भी तो एक साथ ही नीचे गए हुए। अगर 2 और 3 के बीच में सारे पॉइंट्स एक साथ ऊपर गए हुए, तो 1 और 2 के बीच में सारे पॉइंट्स एक साथ नीचे भी तो गए हुए। हाँ, तो सर इस तरह तो ये भी इन फेज हुए। बिल्कुल, ये भी इन फेज है। नोड नंबर 1 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी तो इन फेज हैं। हाँ। ओ, तो आप कह रहे हैं कि दो नोड्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब इन फेज होते हैं। यस। अच्छा सर, अब एक बात बताएं, अगर हम इन वाले पॉइंट्स की बात करें, ये जिनको हमने रेड से सर्कल किया है और ये जिनको हमने ब्लू से सर्कल किया है, इनका क्या सीन है? क्योंकि 1 और 2 के बीच में जितने हैं वो तो नीचे गए हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच में जितने हैं वो ऊपर गए हैं। और जब वो नीचे आएंगे ये ऊपर जाएंगे, जब ये नीचे आएंगे ये ऊपर जाएंगे, है ना? अब बात समझो जरा, ये बात समझनी है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नोड नंबर 1 से 2 के बीच वाले सारे पॉइंट और 2 से 3 के बीच वाले सारे पॉइंट्स, इनका फेज डिफरेंस कैसा है? क्या ये इन फेज है? नहीं सर, ये इन फेज थोड़ी हुए। ये इन फेज कैसे हुए? कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, है ना? अब तो भाई सवाल मेरा वैसे का वैसे ही है। नोड नंबर 1 से 2 के बीच वाले पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं, 2 से 3 के बीच वाले पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, तो बेटा इनका फेज डिफरेंस जीरो थोड़ी हुआ, ये तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। क्या कहा? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। व्हाई एम आई सेइंग दैट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज? क्योंकि जब 1 से 2 वाले नीचे जा रहे हैं तो 2 से 3 वाले ऊपर जा रहे हैं, और जब 2 से 3 वाले नीचे आएंगे तो 1 से 2 वाले ऊपर जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो फिर से सुनो भाई, मैं सब मिटा रहा हूं, ये देखो, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग। अब बताओ फिर से, ये जो मैंने ब्लैक कलर के सर्कल में पॉइंट्स बंद किए हैं, सारे ब्लैक कलर के सर्कल के अंदर जितने भी हैं ये सारे पॉइंट्स कैसे हैं? आप बोलेंगे सर ये सारे पॉइंट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, दे आर इन फेज, है ना? और इनका फेज डिफरेंस आपस में जीरो है। अच्छा, अब मैं ये ब्लू वाले पॉइंट्स पूछ रहा हूँ, ये जो ब्लू वाले सर्कल में मैंने सारे बंद किए ये कैसे हैं? आप बोलेंगे सर ये सारे भी इन फेज हैं, क्योंकि ये सब एक साथ ऊपर गए हैं।
अब मैं पूछूंगा ब्लैक वालों को ब्लू वालों से कंपेयर करो, जो ब्लैक सर्कल के अंदर है और जो ब्लू सर्कल के अंदर है, इनका कंपैरिजन करके बताओ कि ये इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं। तो तुम बोलोगे सर एक नीचे गए हुए, एक ऊपर गए हुए, और जो ऊपर गए हुए वो नीचे उतरेंगे, जो नीचे गए हुए वो ऊपर जाएंगे। तो इसका मतलब ये आपस में है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, है ना। बात समझ आ रही है? थम्स अप दे दो, एक फटाफट से थम्स अप दे दो अगर ये बात समझ आ गई है। बेहतरीन हो गया, हटो बचो हो गया। अब आओ आगे। अब आ रही है खतरनाक बात। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो मैंने लाल वाले पॉइंट्स बनाए हुए पांच, इनके बारे में क्या बताया मैंने तुम्हें? इनकी जिंदगी है बदरंग। बाकी सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं, है ना। इस वेव पे कितने पॉइंट्स बताए मैंने? इन्फिनिट। सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स नाच रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। पांच पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, जिनकी जिंदगी में बस दुख ही दुख है। वो कहते हैं नहीं भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग पार्टी करो, हम तो बस मीन पोजीशन पे रहेंगे। ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों, नोड्स। नोड समझ आ गए? अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो नोड्स के नेचर का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी नोड्स अच्छा नोड्स कैसे, नोड्स का नेचर कैसा है? नोड्स बेचारे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब बेचारों को पार्टी नहीं करनी, बेचारों को किसी से बात ही नहीं करनी, बेचारों को बस मीन पोजीशन पे पड़े रहना है। नोड्स कौन है भाई? नोड्स है इंट्रोवर्ट। समझ आ गई बात? अब आ रहे हम ऐसे पॉइंट्स पे जो नोड्स के ऑपोजिट है, यानी एक्सट्रोवर्ट, जिनको जरूरत से ज्यादा एक पार्टी सूझी हुई है। अब मैं समझा रहा हूं भाई, ये सुनना, ये नहीं समझा तो कुछ नहीं समझ आया, है ना। पैसे जाया हो गए अगर आपने ये बात नहीं सुनी मेरी। सुने, ये सब मिटा दें अभी। लेट्स इरेज एवरीथिंग नाउ। ओके, ये देखें भाई, मैंने सब मिटा दिया, सब मिटा दिया मैंने। अभी आपके सामने सिर्फ क्या बना हुआ है पता है? अभी आपके सामने सिर्फ नोट्स बने हुए हैं। सही है। अब देखें, मैं फिर से नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 के बीच में कुछ पॉइंट्स बनाने जा रहा हूं, और अब मुझे चाहिए आपकी तवज्जो। ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट देखें। वैसे तो मैं 2 से 3 के बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स बना सकता हूं, लेकिन अभी फिलहाल मैंने कितने पॉइंट्स बनाए? अभी मैंने फिलहाल बनाए हैं कितने पॉइंट्स? 5 पॉइंट्स, A B C D E। ये पांचों पॉइंट्स में कोई सिमिलैरिटी है? पांचों पॉइंट्स में कोई सिमिलैरिटी है? A B C D E में क्या सिमिलैरिटी है, लिख के बता सकते हैं? A B C D E में क्या सिमिलैरिटी है? हाँ सर, ये इन फेज है, सब ऊपर गए हैं। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। पांचों पॉइंट्स में सिमिलैरिटी है कि सब ऊपर गए हैं। एक तो सब मूव भी कर रहे हैं, ये भी तो सिमिलैरिटी है, सब मूव कर रहे हैं। और सब ऊपर गए हैं तो इन फेज है। कोई डिफरेंस है? डिफरेंस भी तो होगा। इन पांचों पॉइंट्स में कोई डिफरेंस भी तो होगा। क्या डिफरेंस है? एक डिफरेंस है, जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नहीं, इनकी पोजीशंस तो डिफरेंट हैं जाहिर, अलग अलग पॉइंट से तो पोजीशन तो डिफरेंट होगा ना बेटा। एक डिफरेंस और है, चलो मैं बताता हूँ। इनका एक डिफरेंस है बेटा, इनका एम्पलीट्यूड, इनका डिस्प्लेसमेंट। आप मुझे बताओ, A B C D E क्या सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। अच्छा, इन पांचों में, A B C D E में, पांचों में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसका है? कौन सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ हुआ है? यस, सी का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये जो सी है ना, सी, इसको सबसे ज्यादा मस्ती लगी हुई है, ये सबसे ज्यादा पार्टी कर रहे हैं। देखो 2 और 3 तो पार्टी नहीं कर रहे हैं ना, 2 और 3 तो बेचारे नोड्स हैं, उनकी जिंदगी में सारे मतलब खुशियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन 2 और 3 के बीच में मैंने बनाया 5 पॉइंट्स, A B C D E। पांचों पार्टी कर रहे हैं, पांचों नाच रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। लेकिन इन पांचों में से एक पॉइंट ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई है, सबसे ज्यादा मस्ती सूझी हुई है, सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। कौन है वो? सी। तो ऐसा पॉइंट
जो नोड्स के नेचर का बिल्कुल ऑपोजिट है। नोड्स बेचारे इंट्रोवर्ट, ये निकम्मा एक्सट्रोवर्ट, ज्यादा पार्टी कर रहा है। इस पॉइंट का बच्चों हमने नाम रख दिया एंटीनोड। तो ए बी सी डी ई, इन पांचों में से तुम एंटीनोड कैसे बोलोगे? एंटीनोड कैसे बोलोगे जल्दी बताओ। एंटीनोड बोलोगे उस पॉइंट को जो सबसे ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। चलो भाई, इसी तरह मैं तुम्हें और भी पॉइंट्स बनाकर दिखाता हूँ, ये देखो। फर्स्ट करो, मैं 1 और 2 के बीच में भी पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये चेक करो आप। 1 2 3 4 5। 1 और 2 के बीच में भी मैंने क्या किए, मैंने पॉइंट्स बना दिए। और इनके नाम भी रख देते हैं, इनके नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं। इनके नाम रख देते हैं हम एल एम एन ओ आर। एल एम एन ओ एबीसीडी भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। एल एम एन ओ पी। एल एम एन ओ पी होता है भाई, एल एम एन ओ आर नहीं होता। ठीक है, एल एम एन ओ पी। अब बताओ भाई, मैंने 1 से लेकर 2 तक बनाए 5 पॉइंट्स, उनके बीच में भी इन्फिनिट पॉइंट्स है, मैंने 5 बनाए। अब मुझे बताओ 1 से लेकर 2 तक ये जो 5 पॉइंट्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा मस्ती किसको सूझी हुई है? सबसे ज्यादा एक्साइटेड कौन है? सबसे ज्यादा पार्टी कौन कर रहा है? एन। तो एन को क्या बोलोगे? एन को बोलोगे एंटीनोड। तो जिस तरह सी एक एंटीनोड था, एन भी एक एंटीनोड है ना? अबे नहीं यार, लेकिन इसका नाम एन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन तो हमने बाकियों को बोला हुआ है ना। मैंने लेटर ही गलत ले लिए। बकवास, रुक जाओ, मिटाओ उन सबको। ए बी सी डी ये हो गए ना, इनको कर देते एफ जी एच आई जे। अब सही है, वो एन नोड की वजह से ना मैंने हटा दिया। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ, कौन एंटी नोड कौन है? अब आप बोलेंगे सर एंटी नोड है जिसको सबसे ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई है, वो कौन है? सर जिसको सबसे ज्यादा मस्ती चढ़ी हुई है वो एच है। तो अब सुनो मेरी बात, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। एक स्टेशनरी वेव क्या होती है सर? स्टेशनरी वेव ऐसी वेव होती है जो ट्रैवल नहीं करती, जो प्रोग्रेस नहीं करती, जो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती। वो अपनी जगह बस खड़े खड़े वाइब्रेट करती रहती है। बनी कैसे? सर सुपरपोजिशन से बनी है दो वेव्स के। अच्छा, कैसी थी वो दो वेव्स? सर प्रोग्रेसिव वेव्स थी। एम्पलीट्यूड सेम था, फ्रीक्वेंसी सेम थी, स्पीड भी सेम थी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट थी। इनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनी वो स्टेशनरी वेव। अच्छा, और बताओ स्टेशनरी वेव के बारे में। सर स्टेशनरी वेव में होते हैं इन्फिनिट पॉइंट्स, लेकिन उन इन्फिनिट पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मूव ही नहीं करते, निकम्मे, बोरिंग पॉइंट्स, है ना? क्या नाम है उनका? उन्हें हम नोड कहते हैं सर, मूव ही नहीं करते, मीन पोजीशन पे पड़े रहते हैं। अच्छा, और कौन से मूव करते हैं? सर मूव तो सारे करते हैं, नोड के अलावा जितने सब मूव करते हैं। अच्छा, और कुछ? सर लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मूव करते हैं, मतलब इतना मूव करते हैं, उनका सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, उनको सबसे ज्यादा पार्टी सूझी हुई है। ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं सर एंटी नोड। बात समझ आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ, एक एंटी नोड को इजिली कहाँ लोकेट किया जा सकता है? एक एंटी नोड कहाँ पाया जाता है? सर बहुत आसान। एक एंटी नोड दो नोड्स के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। एंटी नोड कहाँ पाया जाता है? एंटी नोड पाया जाता है दो नोड्स के बिल्कुल बीच में। कैसा? गुड सीन्स। अब आते हैं आखिरी चीज पे, क्योंकि क्लास अपने एंड की तरफ है, बिल्कुल एंड एंड पे चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? सर ये तो आपने पूरी एक वेव बनाई है, तो एक वेव तो लैम्डा हो गया ना। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 3 का डिस्टेंस कितना है? 1 लैम्डा। ओके, अब आ रहा है मजे का सवाल, बी रेडी हो गए? कौन बताएगा ये मैंने 1 और 2 का जो डिस्टेंस बनाया ये कितना है? 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? अगर 1 से 3 लैम्डा है, तो 1 से 2 कितना है? लैम्डा अपॉन 2। यस, परफेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नोड से नोड का फासला लैम्डा/2 होता है। 1 से 2 का फासला लैम्डा/2 है, 2 से 3 का फासला भी लैम्डा/2 है, 3 से 4 का फासला भी लैम्डा/2 है, और 4 से 5 का फासला भी लैम्डा/2 है। तो ये बात याद कर लो भाई।
एक वेव से दूसरे वेव का फासला लैम्डा बाई टू। एक वेव से दूसरे वेव का फासला, ओ सॉरी अस्तगफुरुल्लाह, क्या बोल रहा हूँ ये मैं, सॉरी सॉरी, तौबा तौबा। एक नोड से दूसरी नोड का फासला लैम्डा बाई टू। क्या कहा मैंने? एक नोड से दूसरी नोड का फासला लैम्डा बाय टू। समझ आ गई बात? अब आओ ये वाला फासला बताओ कितना है, ये वाला। जल्दी 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 सोच समझ के जवाब देना बच्चों। ये वाला फासला कितना है, नोड से एंटी नोड का फासला। नोड से एंटी नोड का फासला, यस यस, ये फासला है लैम्डा बाय फोर। ओके, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं नोड से नोड होता है लैम्डा बाय टू, लेकिन नोड से एंटी नोड होता है लैम्डा बाय फोर। जी हाँ। अच्छा एक बात और बता दो, कौन चीता बताएगा, चीता एंटी नोड से एंटी नोड कितना होता है? ये देखो मैंने नीचे ग्रीन कलर से बनाया, एंटी नोड से एंटी नोड कितना होता है? जल्दी से बता दो, दिल खुश कर दो मेरा। एंटी नोड से एंटी नोड, अगर एंटी नोड से नोड होता है लैम्डा बाय फोर और नोड से एंटी नोड भी होता है लैम्डा बाय फोर, तो ये लैम्डा बाय टू हो गया ना। हाँ जी, जबरदस्त बच्चों, जबरदस्त। तो देखो तुमने क्या सीखा, फिर से सुनो, फिर से सुनो, कंक्लूड करते हैं भाई, कंक्लूड करते हैं। नोड से नोड का फासला लैम्डा बाय टू, एंटी नोड से एंटी नोड का फासला लैम्डा बाय टू, नोड से एंटी नोड का फासला लैम्डा बाय फोर। ये बात पल्ले पड़ गई, थम्स अप दे दो फटाफट से, फटाफट से थम्स अप दे दो अगर समझ आ गया तो। अब सुनो मेरी बात, स्टेशनरी वेव का तुम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव की एप्लीकेशन। स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्टेशनरी वेव इन एन ऑर्गन पाइप, स्टेशनरी वेव इन अ क्लोज्ड एंडेड पाइप, ओपन एंडेड पाइप, स्टेशनरी वेव्स बाय माइक्रोवेव्स, ये सब पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।